किसी ने बहुत ही सही कहा है। अभी तो सफर शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अरे, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अजय कुमार गोयल, AKG। You may see me as your friend or as a mentor. Welcome to all of you in your own channel, Law, Logic and Learning with AKG. LLL with AKG. Till now, I have shared various aspects of law through the videos as available at this channel. आज मैं आपको कानून के चौथे स्कूल, जो कि नेचुरल लॉ स्कूल है, उसके बारे में जिक्र करूंगा। नेचर से याद आया कि पानी कुदरत का दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर पानी की कीमत अधिकतम क्या हो सकती है, तो आपका क्या जवाब होगा? कृपया इसको सोच के रखें। इस प्रश्न के उत्तर के संकेत में मैं अपने लेक्चर के मध्य एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। उम्मीद है आपको वो पसंद आएगी। तब आप बताएंगे कि कहानी सुनने से पहले और बाद में आपका जवाब एक जैसा है या अलग। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार तीनों स्कूलों के विद्वानों के बारे में जो पढ़ा, उनको संक्षिप्त में मैं याद दिलाना चाहूंगा। In the first part, we discussed about the analytical school, which defines the law with a viewpoint of its proximity with the state. यहाँ पर जेरमी बेंथम, ऑस्टिन जैसे बहुत सारे विद्वान, उन्होंने इसको सॉवरेन की कमांड से ताल्लुक रखा। जेरमी बेंथम ने इसके साथ मॉरल्स को भी जोड़ा, लेकिन ऑस्टिन ने मॉरल्स को कोई स्पेस नहीं दी। जेरमी बेंथम ने इसमें पेन एंड प्लेयर के कॉन्सेप्ट को बताया, बैड और गुड को सिद्धांत को बताया कि जहां पर अगर कोई अच्छा काम करता है उसको अवार्ड मिले, बुरा काम करता है पनिशमेंट मिले। तो एक तरह से उन्होंने मॉरल्स की वैल्यू दी और इनाम और सजा का प्रोविजन का बताया। लेकिन ऑस्टिन का सिंपल था कि कमांड ऑफ सॉवरेन, अगर उनको नहीं माना जाए तो सैंक्शन। ऐसे ही HLA हार्ट बाद में आए, उन्होंने प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल को कहा। प्राइमरी रूल गवर्न्स ह्यूमन बिहेवियर लाइक क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ एंड इम्पोज ड्यूटी एज ऑब्लिगेशन ऑन द इंडिविजुअल्स। HLA हार्ट ने जो सेकेंडरी रूल बताया, इट रिलेट्स ऑपरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइमरी रूल। तो इस तरह से आपका पहला जो स्कूल था एनालिटिकल स्कूल कवर किया हुआ। अब दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। तो उनके अनुसार कानून कोई अचानक नहीं बना, इट वॉज द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें सेवनी जो थे उन्होंने सबसे पहले वॉल्केजिस थ्योरी का जिक्र किया, जिसका मतलब कि कानून लोगों की अपनी मर्जी से, इट वॉज द ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ पीपल, इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल विल ऑफ पीपल। ऐसे सर हेनरी मैने आए, उन्होंने इसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी और स्टैटिक सोसाइटी के बीच में कहा। तो उन्होंने लॉ के डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भगवान का आदेश राजा के थ्रू हुआ, फिर वही कस्टम बन गए, फिर उसको प्रीस्ट ने यूज किया, फिर वो कोडिफाइड हुआ। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये कहा कि अगर उसके बाद हम रुक जाते हैं तो वो स्टैटिक सोसाइटी है, और लेकिन अगर उसके बाद हम आगे बढ़ते रहते हैं वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कहलाई जाएगी। इन द थर्ड पार्ट, लास्ट वीडियो में मैंने सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में जिक्र किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कानून है वो समाज की एक रूपरेखा तय करने के लिए। रोस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, जिसका मेन पर्पस क्या था? मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। ही आल्सो डेवलप्ड इंटरेस्ट थ्योरी। उसने इंटरेस्ट थ्योरी के तहत कानून को 3 भाग में बांटा, प्राइवेट, पब्लिक और सोशल। तो रोस्को पाउंड का मेन एक ही था कि ये ह्यूमन वांट्स के लिए, डिजायर्स को पूरा करने के लिए लॉ एक जरिया है, और सबसे बड़ी बात है कि समाज के अंदर एक सोशल हार्मनी बने रहे और जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल के एहलरिच जी आए, उन्होंने लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। तो उनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो कानून है किसी बाहर वाली, समाज से बाहर वाली संस्था ने नहीं बनाया, कानून को समाज के अंदर से ही धीरे धीरे करके जो जरूरत हुई उसके अंदर कानून बना। यहां पर मैं आपको अपनी वो जो पहले लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल सुनाई थी, एग्जांपल ऑफ कॉइन, जहां पर मैंने कहा था कि एक सिक्का है, उसको देखने का हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है। कोई उसको 1 रुपए के तौर पर देखता है,
कोई उसको एक मेटालिक प्रोडक्ट के तौर पर देखता है और कोई उसको किस्मत बदलने वाला सिक्का समझता है। तो याद रखिए, यहां सही और गलत नहीं, केवल नजरिए की बात है। ऊपर मैंने तीनों स्कूलों की बात करी, चाहे एनालिटिकल स्कूल हो, सोशियोलॉजिकल स्कूल हो, या फिर दूसरा अपना आप स्कूल है कोई भी, उन सब में सबके नजरिए अलग अलग थे, लेकिन परिभाषाएं जो थी कानून के अनुसार सब एक ही जगह पहुंचाती है। ये तो वही बात हुई कि सीढ़ी अगर ऊपर जाती है तो अगर नजरिया बदलो तो वो वही सीढ़ी नीचे आती नजर आएगी। नेचुरल लॉ स्कूल, आगे जो आज का हमारा है मुद्दा, उसको सुनकर मेरे मन में एक फिल्म कुदरत का कानून का गाना याद आ रहा है। तो मैंने कहा एक बार आपसे शेयर करूं, जिसमें कहा, चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता कौन, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून। लेकिन इसी के विपरीत किसी ने शायद यह भी सच कहा है, कुदरत के फैसले पर कभी शंका मत करो, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह तो हुआ ही होगा। तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ की चीजें में, कि सिक्के को देखने के दोनों पहलू हैं। कोई कहता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, कोई कह रहा है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो अब मैं आपको अपने पानी वाली कहानी सुनाता हूं। मैंने आपसे पूछा था 1 लीटर पानी की कीमत क्या होगी। तो हो सकता है कुछ आपने सोच कर रखा होगा, तो जरूर उसको याद रखिएगा कि आपने क्या सोचा था। अब देखिए, मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में आप घूमने गए। आप कौन है? सबसे पहले आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, जिसके पास तकरीबन 100, 200, 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप रेगिस्तान में गए, बहुत घूमा फिरा, मौज मस्ती करी, लेकिन अचानक वहां तूफान आ गया। तूफान आया और आप अपने साथियों से भटक गए, रास्ता भटक गए और रेगिस्तान के बीच में एक अनजान जगह पर हो गए। जब तूफान शांत हुआ तो आप अपनी एक गुफा से बाहर निकले, या रेत के बीच में से बाहर निकले। तो उसने के बाद आप अपना घर ढूंढे, लेकिन आपको ना कोई व्यक्ति नजर आए, ना घर जाने का रास्ता। ऊपर से धूप भी निकल आई, इतनी तेज गर्मी कि आपका मुंह सूखने को आ जाए। अब प्यास के मारे बुरा हाल हो गया, बुरा हाल हो गया। आपने कहा कोई तो आपको पानी पिला दे, नहीं तो जान नहीं बचेगी। अचानक उसी समय एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी। आपने उससे कहा, भाई मेरे को ये पानी दे दे, मैं मरने वाला हूं। तो उसने आपसे कहा कि भाई साहब पानी तो दे दूंगा, लेकिन इस पानी की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने कहा जी मैं कीमत दे दूंगा। अब आप बताइए, अगर वो व्यक्ति अपनी जिद पे अड़ जाता है किसी भी कीमत पे, और आप 500-700 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, उस एक गिलास पानी की आप क्या कीमत अदा करेंगे? कि अगर वो कहे उस कीमत पर एग्री नहीं होता, आप राजी नहीं होते, तो वो पानी लेकर चला जाएगा। ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूं। सोचिए कि आपका पहला जो आपने जवाब सोचा था और अब का जवाब, क्या दोनों सेम है? अंत में मैं आपको अभी नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में जिक्र करने के बाद अंत में एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसको भी याद रखिएगा। उस बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो आपको एक सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये जो हमने स्कूल्स पढ़े हैं, जितने भी चारों स्कूल पढ़े हैं, इसके बाद आपका निर्णय क्या होगा। नाउ कम बैक टू द नेचुरल लॉ स्कूल। Natural law school is also known as philosophical school. This school believes in the concept of moral orders and justice behind the existence of any law. जैसे एनालिटिकल स्कूल के मैटर में कहीं पर मॉरल्स की कोई स्पेस नहीं थी, यहां पर तो हर कहीं मॉरल ही मॉरल है। This school stress upon the role of morals in law. Natural law jurists like Saint Thomas Aquinas believes in divine powers, which include natural justice or say command of God. Natural law is known for its universal application with common morals for human rights and without any limitation of society, culture or other differences. जहां पर कुछ ने कहा कि समाज के एक लिमिटेड दायरे में कानून होता है, हर एक समाज के अलग होता है, इन्होंने नेचुरल लॉ ने कहा कोई इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, इंटरनेशनल पूरी दुनिया पर एक जैसा है। नेचुरल लॉ इज ट्रीटेड अबव द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेशंस एंड आल्सो प्रिवेल विद ओवरराइडिंग इफेक्ट इन केस ऑफ एनी ऑपोजिशन बिटवीन ईच अदर। और यह भी कहा गया कि देखिए नेचुरल लॉ क्या है, लेजिस्लेशन विधानसभाओं द्वारा बनाए कानूनों से भी ऊपर है। अगर कहीं पर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो
अपॉन नेचुरल लॉ प्रिवेल करेगा। यहां पर नेचुरल लॉ के एक मैं ज्यूरिस्ट हैं, आज केवल उन्हीं का जिक्र करूंगा, एल फ्यूलर। ही वॉज एन अमेरिकन फिलोसफर who is known for his contribution for development of natural law school by exploring the relation between law and morality। उन्होंने लॉ और मोरालिटी, नैतिकता, कानून और नैतिकता के बीच में एक संबंध को बताया। इन हिज बुक द मोरालिटी ऑफ लॉ ही अपोज द कंसेप्ट ऑफ लॉ बाय सॉवरेन। एनालिटिक ने जैसे कहा कि सॉवरेन का ही आदेश कानून है, अदरवाइज सैंक्शंस है, तो इन्होंने उसका विरोध किया। And he believes that morals are the most important part of any legal system, along with clarity and consistency to avoid anarchy। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा कि नेचुरल लॉ के अंदर मॉरल्स की बहुत वैल्यू, जिसको एनालिटिकल स्कूल ने बिल्कुल मना कर दिया था। फुलर डिफाइंस 8 एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जस्ट लीगल सिस्टम, कि जिसमें न्याय हो, एक ऐसा लीगल सिस्टम जिसमें न्याय हो। तो ये 8 चीजें कौन सी थी, कौन से प्रिंसिपल्स थे 8? ये थे प्रिंसिपल ऑफ जनरलिटी, जनरल सबके लिए, पब्लिसिटी, सब लोगों को पता होना चाहिए, नॉन रेट्रोएक्टिविटी, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्ग्रुएंस विद सोशल मोरालिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस, में कि अगर कोई कानून पूरा ही नहीं, कोई ऐसी चीज है जो कि आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या? अवॉइडेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसी भी व्यक्ति के पास ज्यादा पावर ना हो। तो नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में एक तरह से उन्होंने क्लियर कट कहा कि नेचुरल स्कूल जो कानून है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और ये नॉर्मल उनसे ऊपर है, विधानसभा द्वारा बना कानूनों से ऊपर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी एक और सुनाता हूँ, जिसमें आपको समझ लगेगा कि नेचुरल लॉ स्कूल, एनालिटिकल स्कूल और इनके बीच में आपको अब क्या निर्णय करना है कि क्या सही है और क्या गलत। एक कहानी बताता हूं जिसमें 4 युवक थे, बहुत बड़े शिप में यात्रा कर रहे थे, जहाज, समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे। समुद्र के बीच में अचानक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज उनका डूब गया, और चारों युवक एक छोटी सी किश्ती ली और उस पर आगे बढ़ने लग पड़े। और समुद्र तो इतना बहुत बड़ा है जहां पर कोई अंत ही नहीं है। अब उन 4 युवकों ने सोचा कि कैसे समय गुजारे। चलो, समय निकलता गया, हफ्ता गुजरा, कैसे भी करके उन्होंने पानी लिया, कभी कुछ मछली पकड़ी, कुछ पकड़ के अपना गुजारा कर लिया। कि समुद्र के अंदर पानी कैसे पिए, कितनी बार बारिश हो, कितना पानी उनके पास आए, कि उन्होंने कैसे गुजारा किया, बहुत कमजोर हो। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि जो उन चारों में सबसे कमजोर व्यक्ति है उसको मारा जाए और खा लिया जाए, ताकि थोड़े दिन के लिए उनका पेट भर जाए। उन्होंने यही सोचा, और उन चारों में से जो सबसे कमजोर एक व्यक्ति था, तीनों ने, बाकियों ने मिलकर उसको मारा और आगे अपने खाते गए। समय बीता, ऐसे 20 दिन, महीना, 2 महीने बीत गए, तो आखिरकार एक बहुत बड़ा जहाज आया और उन तीनों बचे हुए दोस्तों को निकाल कर ले गया। अब वहां जाकर उन्होंने जब बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को मार के खा लिया हुआ है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। उसमें उन तीनों को फांसी की सजा कही गई, जिसका बहुत विरोध हुआ। अब आप बताइए, इस कहानी में क्या उन 3 युवकों ने ठीक किया अपने साथी को मार के, उस सिचुएशन में कि जब उनको बचाने वाला कोई नहीं था, और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया, या फिर जो देश का कानून था उसके तहत उनको सजा मिलनी उचित है? तो नेचुरल लॉ स्कूल बिलीव्स that individual has a duty to follow the law necessary for the social order to ensure justice and motivate the individual to achieve their targets। तब अब वो कहानी सुनाई, इसके बाद से मैं आपको फिर दोबारा अपने नेचुरल लॉ स्कूल पर ला रहा हूँ। आप बीच में उस कहानी को याद रखिएगा और विचार करते रहिए कि आपका आंसर क्या होगा, जो कि आपको नीचे जवाब में देना है। तो नेचुरल लॉ स्कूल ने जो विधायिका के बनाए कानून को मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून बिल्कुल आप मानिए कि जो न्याय को प्रेरित करें और इंडिविजुअल को मोटिवेट करें, ताकि वो अपने टारगेट्स को अचीव करें, लक्ष्य को हासिल करें। However, the laws that violate basic principle of justice cannot be considered legitimate। जो नेचुरल स्कूल वाले थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया उन लॉज को which are immoral and unjust and also fix the duty of individual to oppose such type of law। उन्होंने उनका विरोध करने के लिए बल्कि कहा कि आप उनका विरोध करिए, जो
मॉरल्स के अगेंस्ट है और अनजस्ट है। द नेचुरल लॉ स्कूल इज द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन। जैसे आपको शुरू में बताया कि कुदरत ने जैसे जैसे इंसान अपनी जरूरतों के लिए कानून का विकास किया, thus it faced many critics of many types of jurists with different thoughts। इस जमाने में कई तरह के जूरिस्ट आए जिन्होंने थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के थे, नहीं जो राजा ने कह दिया वही सब कुछ है, और उन्होंने कहा कि ये जो आप मतलब कि जो कह रहे हो कि कुदरत का कानून जो कुदरत ने कहा वही होगा, तो इसमें आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अगेंस्ट हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया। हाउएवर नेचुरल लॉ स्कूल ने यही कहा कि उन्होंने मॉरल्स के ऊपर जोर दिया, उन्होंने न्याय के ऊपर दिया, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर दिया, और इसका असर ये हुआ कि नेचुरल आज जब भी कभी कानून बनता है तो इन मुद्दों पर चर्चा जरूर होती है। इफ वी डिस्कस अबाउट इंडियन लीगल सिस्टम, वी कांट से दैट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन नेचुरल लॉ थ्योरी। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेचुरल लॉ के पास में, लाइक रिकॉग्निशन ऑफ नेचुरल राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कॉन्शियंस का सिद्धांत जो है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जो है, और एंड जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट। सबसे बड़ी बात है जुडिशियल, आप आर्टिकल 32 में जाइए या आर्टिकल 226 में जाइए, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए एक जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट मिलती है, जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट के बिल्कुल पास में है। यह तो हो गया चारों तरफ के विचारों का वर्णन, जिसमें चारों तरह के स्कूलों के बारे में हम चर्चा करी। अब आपको सोचना है और समझना है कि आपके नजरिए में क्या उचित है और क्या अनुचित। वो समुद्र वाली कहानी सोचिए, चाहे वो रेगिस्तान वाली कहानी सोचिए, याद रखिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मुश्किलों से लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको याद करिए, सोचिए, समझिए और खुले मन के साथ चर्चा करिए, तब आपको असली जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ने का मजा आएगा। थैंक यू ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching the video. Your motivation and your support as always. If you like the video, please subscribe the channel and share with your friends. To discuss any doubt or for any suggestions, you may WhatsApp me, text message at my mobile number 8700251176। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं 8700251176। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। Love you all. Thank you.